चलिए भाई, तो आज का नया टॉपिक है स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है। और अगर आज आपने छोड़ दिया ये टॉपिक, नहीं रिवाइज किया, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड का जो पहला पॉइंट है वो नोट करें आप कि सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। आपको जिसका स्ट्रक्चर बनाना है उसका सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। दूसरा आपको क्या करना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। क्योंकि दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि सेलेक्ट तो करूं, कैसे करूंगा, तो लिखो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। दूसरा पॉइंट लिखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्ट्स एज अ सेंट्रल एटम except hydrogen. Least electronegative atom acts as a, ठीक है, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, दो हो गए, समझ में आ गया, सिंपल है, क्लियर। अब देखो ऑक्सी एसिड क्या होता है, पहले वो लिखो। ऑक्सी एसिड, इसमें लिखो एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये H2SO4 एक ऑक्सी एसिड है, तो आपको देखना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑक्सी एसिड है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि HF, HCl, HBr और HI इनकी बात करें तो ये क्या है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये तो हाइड्रा एसिड्स हैं। ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये क्या है, हाइड्रा एसिड। ये क्या है, हाइड्रा एसिड। ये HF, HCl, HBr, HI हाइड्रा एसिड, ये ऑक्सी एसिड। ठीक है, तो लिखो ऑक्सी एसिड, समझ में आ गया, एसिड इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट। अगला लिखो बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है, लिखो नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसिबल हाइड्रोजन are called, number of replaceable hydrogen is called basicity of that oxy acid। यानी उसमें जितने H+ निकल सकते हैं वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। लिखो जनरली बेसिसिटी is directly proportional to number of hydrogen atoms। जनरली basicity is directly proportional to hydrogen atoms। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनको छोड़ के। ये देखो इसमें हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 2 आएगी, हाइड्रोजन 3 है बेसिसिटी 1 आएगी, हाइड्रोजन 3 है लेकिन बेसिसिटी 1 आएगी, हाइड्रोजन 4 है लेकिन बेसिसिटी 2 आएगी। तो जनरली बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां अगर अपन देखें तो 3 है लेकिन बेसिसिटी कितनी आई, 2। यहां 3 है, बेसिसिटी कितनी आई, 1। यहां पर आपके 3 है, बेसिसिटी कितनी आई, 1। यहां 4 है, बेसिसिटी कितनी आई, 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जितने होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जितने होंगे उतनी ही बेसिसिटी होगी, इनको एक्सक्लूड करके, यानी इनको छोड़ करके। ठीक है, अब अगला कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में जो बेसिसिटी होगी उसको एक्सप्रेस करने का तरीका होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप। यानी किसी स्ट्रक्चर में जितने OH जुड़े हुए हैं वही उसकी बेसिसिटी होगी, एक्सक्लूडिंग ये और ये। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ OH इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ OH तो 1 है, ये तो OOH है,
ये तो नंबर ऑफ OH है, और ये क्या है OOH, क्या है ये OOH, OOH, और ये क्या तो देखा जाए तो OH तो एक ही है, देखा जाए तो OH एक ही है, ये तो OOH है, तो फिर भी इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। यहां कितने OH जुड़े हुए हैं 3, देखा जाए तो बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, है कितनी 1। तो यानी इस जो स्टेटमेंट है उस वो स्टेटमेंट इन दोनों पर वैलिड नहीं होगा, बाकी सब जगह वैलिड होगा। क्या स्टेटमेंट है कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्सी एसिड एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर बेसिसिटी किससे एक्सप्रेस की जाएगी OH से, किससे एक्सप्रेस की जाएगी OH से। क्लियर, चलो अगला देखो। तो ये आपके पास इसके रूल आ गए स्ट्रक्चर के, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे आपसे बोला यार H2SO4 ये एक ऑक्सी एसिड है, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लो। कौन है सेंट्रल एटम इसका, सल्फर। सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया सल्फर का, आया ना, ये सल्फर आ गया। अब बेसिसिटी एक्सप्रेस करनी थी, कितनी बेसिसिटी दिख रही है 2, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 OH तो एक साथ जोड़ दो, ये रहे 2 OH एक साथ जोड़ने के बाद अब आप देखो कितने ऑक्सीजन बचे, 2 और बचे, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, चेक कर लो 6 ही है क्या, तो 2 2 4 5 और 1 बन गया, ये स्ट्रक्चर आ गया इसका। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है आपको, sp3 आएगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 sp3। टेट्राहेड्रल। अगला बताओ H2SO3 का बताओ, सल्फर बताओ फटाफट क्या आएगा, बेसिसिटी कितनी है 2, ये 2 आ गया, 1 OH, 1 ऑक्सीजन बचा वो डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये लोन पेयर आ गया। अगला बताओ H3PO4 है, सेंटर एटम कौन होगा इसका, फास्फोरस, कितने H है 3, तो यहाँ क्या आएगा ये OH OH OH, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अगला देखो H3PO3। अब यहां पर एक खास बात बताई थी मैंने, H3PO3 में बेसिसिटी कितनी बताई थी मैंने, जल्दी बताओ। H3PO3 में बेसिसिटी कितनी बताई थी, कितनी बताई थी 2, तो कितने OH आएंगे 2 ही आएंगे, बाकी डबल बॉन्ड से जुड़ गया। H3PO2 का बताओ, बेसिसिटी 1 बताई थी, तो 1 OH आएगा, बाकी जो H हैं वो डायरेक्ट जुड़ेंगे, जो OH है 1 आएगा क्योंकि बेसिसिटी 1 थी, तो फिर बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं वो डायरेक्ट जुड़ते हैं इस एटम से। यहां पर बेसिसिटी 2 थी तो 2 जुड़ गए, बाकी जो होगी वो डायरेक्ट जुड़ेगी सेंट्रल एटम से, बाकी जो होगी वो डायरेक्ट जुड़ेगी सेंट्रल एटम से, ठीक है। ये आ गया। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड इजीली बना सकते हैं। क्लियर सबको, आया ना, ठीक, नोट कर लो इसको। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड के बाद आता है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, कि आखिर इनका नाम कैसे देते हैं ऑक्सी एसिड्स का, ठीक है। देखो इधर नेमिंग, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड में क्या होता है कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर आपको नाम के पीछे क्या लगाना है, एक, ठीक है, एक्सक्लूडिंग हेलोजन। हेलोजन में +5 वाला ही होगा एक एसिड, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने आपसे कहा यहाँ पर H2SO4 है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितना आ रहा है सल्फर का, तो आप देखोगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6,
और मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसके नाम में क्या आएगा, इक, यानी कि सल्फ्यूरिक। क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूँ H3PO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप, कितना आएगा, +5, ये हाईएस्ट है। इक फॉस्फोरिक। अगर मैं यहाँ पर HClO3 लेता हूँ तो यहाँ आएगा +5, तो इसका नाम क्लोरिक। हेलोजन के केस में हमने +5 क्यों बोला, क्योंकि जब +7 हो जाता है तो इसका एक नाम अलग होता है, पर क्लोरिक। क्या नाम होता है इसका, पर क्लोरिक। क्या नाम होता है, पर क्लोरिक। क्या नाम होता है, पर क्लोरिक, इसलिए इसका नाम क्लोरिक आएगा। ठीक है, अब अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो फिर अस आएगा, अस। ठीक है, क्या आएगा, अस। जैसे मान लो आपका देन अस एसिड, जैसे मैं कहूं H3PO3, अब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ आएगा +3, +3 है, हाईएस्ट होती है +5, यहाँ +3 है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम बनेगा, फॉस्फोरस एसिड। अगर मैं यहाँ पर H2SO3 लेता हूँ तो बन जाएगा नाम सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर? इसका देखोगे तो क्लोरस एसिड। अब कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे हाइपोक्लोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रीफिक्स होते हैं, ये पेरेंट एसिड होते हैं, इनसे डेरिवेटिव करके वो बनते हैं, तो उनका नाम हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हो सकता है अभी डाउट आएगा आपको डाउट क्या आएगा, सर लेकिन पायरो वाला भी, सर एक और होता है, थायो पढ़ा था, सर मैंने हाइपो भी पढ़ा था, सर मैंने पर्व। ये सब प्रीफिक्स है जो पेरेंट ऑक्सी एसिड के होते हैं। मेन एसिड दो ही है, एक अस वाला और इक वाला। इन अस और इक से मिलके बनते हैं वो हाइपो, पर, ऑर्थो, पैर, सब। क्लियर सबको? तो ये जनरल नाम हो गया इनका। ठीक है, अब इनके नाम के बाद इनके आयन का नाम देखो। नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट्स। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने, नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट। अब नेमिंग ऑफ ऑक्सी सॉल्ट की बात करें तो एक एसिड अगर है और उसका सॉल्ट है तो फिर क्या आएगा, एक एसिड का सॉल्ट, उसका जो नाम आएगा वो आएगा 8, उसके पीछे क्या आएगा 8। और अगर अस एसिड है तो उसके नाम के पीछे आएगा आइच। ठीक है, जैसे H2SO4 है, मान लो उसका एक आयन बना ये, इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है, एक हटा के 8 लगा दो, सल्फेट, तो नाम क्या बन जाएगा, सल्फेट। अब अगर मैं इसको भी हटा दूं यहां से तो ये एक और आ गया, ये भी इसी का आयन है, इसका नाम भी क्या बन गया, सल्फेट। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्या IUPAC के सामने एक नई प्रॉब्लम ये आई कि अगर ऐसे बोल रहे हो तो ये भी सल्फेट हो गया, ये भी सल्फेट हो गया, फिर मैं कैसे पता लगाऊंगा कौन सा सल्फेट है। भाई मेरे से ये पूछा जाएगा भाई सल्फेट बताओ कौन है, तो फिर मैं कैसे जवाब दूंगा, मैं तो बोल दूंगा सल्फेट HSO4-, दूसरा बोल देगा सल्फेट SO4-2। तो IUPAC ने कहा कि अगर किसी आयन में आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो
तो उसका भी नाम लिखते हैं। इस आयन का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट और इसका नाम बनेगा सल्फेट। समझ में आ गया? तो डिफरेंशिएट हो गया ना तुरंत हमारे हिसाब से, हमें पता लग गया आयनाइजेबल हाइड्रोजन का ही नाम लिखते हैं, तो हमने तुरंत बोल दिया सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? अब जरा इनके नाम बताओ। सोचो, इसका नाम सोचो। अब इसमें इसकी बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए। आपको पता था इसकी बेसिसिटी 3 है, आपको पता था इसकी बेसिसिटी 3 है। अगर 3 है तो आपको पता चल गया कि दोनों आयनाइजेबल ही है, तो इसका नाम में दोनों आ जाएंगे, तो डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये H, इसका नाम क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन फॉस्फेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। ये दो है, नाम बन जाएगा डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसका बन जाएगा फॉस्फेट। इस तरह से नाम बोलना है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो तो उसका नाम भी लिखना है। क्लियर? देखो H3PO3 है, ये एक आयनाइजेबल हुआ H+ और ये बना, इसका नाम बताओ। बोलो। यहां क्या आएगा? डाई हाइड्रोजन है ना? नहीं, इसका नाम आएगा हाइड्रोजन फॉस्फाइड। हाइड्रोजन फॉस्फाइड क्यों आया? क्योंकि यहाँ एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 1 होती है। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 1। क्लियर? और अगर मैं इसकी जगह अब ये लिख देता, तो क्या आता यहां? इसकी जगह ये लिखता तो ये क्या आता? फॉस्फाइड। क्या आता? फॉस्फाइड। जबकि यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन है तो फॉस्फाइड नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आना चाहिए ना, हाइड्रोजन फॉस्फाइड नहीं। ये आयनाइजेबल नहीं है। ये क्या? आयनाइजेबल नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से नाम देना इनके। तो ये आपको नाम देना भी आ गया, स्ट्रक्चर बनाना भी आ गया, ठीक है? अब ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अपन जिसमें 2 सेंट्रल एटम हो। सेंट्रल एटम क्या हो? 2, यानी कि सेंट्रल एटम कितने हो? 2। और जो सराउंडिंग एटम है वो किस में हो? ऑड नंबर में। एक बात सब समझे, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर वाला पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर जैसे मान लो मेरे पास 100 स्ट्रक्चर्स हैं, एक ऑप्शन तो ये होता है कि मैं 100 की 100 याद कर लेता, और एक ऑप्शन ये कि उन 100 को देखकर स्टडी कर करके उनकी
टिप्स बनाई गई है, इट इज नॉट अ रूल, टिप्स हैं ये, जिनमें से आपको 96 स्ट्रक्चर मान लो समझ में आ जाए और 96 नहीं पढ़नी पड़े, सिर्फ 4% आपको पढ़नी पड़े, तो 4% स्ट्रक्चर को अलग लिखकर हम लिख देंगे, है ना, और उनको लर्न कर लेंगे, बाकी सब इन टिप्स से बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड टिप्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये एक्सेप्शन चल रहा है, ये आपने ऐसे बताया था, ये ऐसे हो गया, एक्सेप्शन तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, बिकॉज वो तो टिप्स हैं, रूल तो है ही नहीं है, ये रूल नहीं है, इट इज अ टिप्स, ओनली टिप्स, स्ट्रक्चर बनाने की टिप्स हैं ये, जिनकी हेल्प से आप इजीली टिप स्ट्रक्चर बना सकते हो। स्ट्रक्चर तो ओरिजिनल में वो सही होती है जो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, तो जो प्रॉपर्टी बन रही है उससे फिर स्ट्रक्चर बनाई जाती है, ठीक है। तो हम टिप्स पढ़ रहे हैं, यानी ये जितनी टिप्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब जगह वैलिड होगी, जहां वैलिड नहीं होगी वहां मैं लिखवा दूंगा एक्सक्लूडिंग, और ज्यादा नहीं है, 4 से 5 स्ट्रक्चर आएंगी जो एक्सक्लूडिंग वाली होंगी, उनको आप लिखकर चिपका देना दीवार के सामने। दीवार के सामने लगाने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इनको छोड़ के बाकी सब में तो इजीली बन जाएगा टिप्स से। तो जब भी एग्जाम हो उससे पहले उनको देख जाना, एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना, क्योंकि सवाल उसी में से देगा एग्जामिनर। क्यों देगा? क्योंकि गलत कराना है आपको। क्यों देगा? क्योंकि सही सिखाना है, वो सीख जाए आप, इसलिए। क्लियर? तो अब देखो, तो सेंट्रल एटम 2 होना चाहिए, सराउंडिंग एटम ऑड नंबर में, देन अगर ऑड नंबर में आ जाए देन लिंकेज कैसी होगी? विल बी लिंकेज विल बी XOX, लिंकेज विल बी XOX, जहां पर X बराबर होगा सेंट्रल एटम और O बराबर होगा सराउंडिंग एटम, ठीक है। XOX, जहां X बराबर होगा सेंट्रल एटम और O मतलब सराउंडिंग एटम। जैसे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, Cl2O7 का चित्र बनाना है। अब इस Cl2O7 का चित्र बनाया तो इसकी स्ट्रक्चर बनानी है, बताओ कैसे बनाए? सेंट्रल एटम 2 देखा मैंने, 2 है, सराउंडिंग एटम क्या देखा मैंने? ऑड नंबर में है, ऑड नंबर में है तो क्या बनेगा लिंकेज? ClOCl, क्या बनेगा ये? ClOCl बन गया। अब इसके बाद कितने ऑक्सीजन बचे होंगे? 6, तो 2 ये, 2 ये और 2 ये, 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, 6 बचे थे ना, 6 बचे हैं, तो 6 में ध्यान रखना आप, सिमेट्री शुड बी प्रिफर, तो 3 उधर दे दिए, 3 इधर दे दिए, स्ट्रक्चर बन गई। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। Cl मैक्सिमम 7 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम बॉन्ड बनाने का मतलब होता है मैक्सिमम कोवेलेंसी, और मैक्सिमम कोवेलेंसी मैंने आपको सिखाई थी, और वो ये सिखाई थी कि जितने मतलब अगर P ब्लॉक है तो P ब्लॉक की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन, तो NS प्लस NP। Cl के अंदर कितने हुए? 3s2 3p5, टोटल कितने हुए? 7, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 7 आएगी, ठीक है। सेकंड पीरियड वालों को छोड़ के, सेकंड पीरियड वालों में ये कॉन्सेप्ट मत लगाना, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों में एक्साइट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकंड वालों में नाइट्रोजन 3 बना सकता था, ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1, और बाकी सब में जितने S में और P में इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दो, वही मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाएगी, ठीक है। ये बन गया। अब जैसे आपको D ब्लॉक वाला दे दिया, तो D ब्लॉक वालों में शायद बताया होगा मैंने, मैक्सिमम कोवेलेंसी बराबर होता है N-1D इलेक्ट्रॉन प्लस NS इलेक्ट्रॉन। ये आपका वैलेंस शेल भी कहलाता है, मैंने बताया था ना, और इस वाले को कहते हैं हम आउटर शेल। आराम से समझना मैंने जो बोला। अगर हम D ब्लॉक की बात करते हैं तो D ब्लॉक में N-1 D और NS, ये है पूरा वैलेंस शेल कहलाता है, ठीक है। वैलेंस शेल का मतलब होता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो N-1 D और NS मिलकर वैलेंस शेल कहलाता है, क्योंकि इनका एनर्जी गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकते हैं D और S में, ठीक है। आउटर शेल का मतलब होता है जो आउटर सबसे बाहर होगा, ठीक। तो D ब्लॉक में आउटर शेल और वैलेंस शेल अलग अलग होते हैं। आउटर शेल S वाला होता है और वैलेंस S और D दोनों को मिला के होता है। क्या बोला जल्दी बता मैंने? आउटर शेल
आउटर शेल किसका होता है एस एन एस, और जो वैलेंस शेल होता है वो डी और एस दोनों को मिला के। जबकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो वैलेंस शेल और आउटर शेल है वो दोनों एक ही होते हैं, समझ गए। तो डी में बस एक डिफरेंस आएगा, आउटर अलग है। तो अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज की कोवेलेंसी मैक्सिमम देखो 3d5 4s2 यानी कि 7 बॉन्ड बनाने की ताकत है। ऑड नंबर में है तो लिंकेज आएगा MnO Mn। कितने ऑक्सीजन बचे बताओ? 3, इधर 3, इधर, तो 6 हो गए ना टोटल। इसका स्ट्रक्चर बन गया। Cr2 7 - 2 का बनाओ। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। कितना होता है? 3d5 4s1, टोटल 6 बॉन्ड बना सकता है। तो ये CrO Cr आ गया, माइनस माइनस, अच्छा 2 माइनस थे तो एक इधर दिया एक इधर दिया। सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, एक इसको दोगे तो एक इसको दोगे, ठीक है। बचे 4, 2 इधर 2 इधर। Si2O7 6 माइनस से रिएक्शन कराओ। तो Si2O7 6 माइनस, फिर से 7 आ गया, ऑड नंबर में है तो ये आएगा SiO Si। अब क्या होता है SiO Si के बाद 6 नेगेटिव है तो 3 इधर देने पड़ेंगे ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब जैसे मान लो ऑक्सी एसिड आ जाता, कोई इस तरह का ऑक्सी एसिड दे दे वो, मान लो आ गया H4P2O7। अब ये ऑड नंबर में कि इवन नंबर में? ऑड, तो लिंकेज कैसी आएगी? POP। इसकी बेसिसिटी 4 है, वो अलग था, वो था H4P2O5, यहाँ 5 था, उसकी बेसिसिटी 2 थी, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो ये 4 बेसिसिटी है। 4 है तो सिमेट्री शुड बी प्रीफर, 2 इधर 2 इधर 2, और यहाँ क्या बचा? तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनती चली जाएंगी, आप बनाते चले जाना आराम से, ठीक है। अगला देखो, अब अगर मान लो सेंट्रल एटम कितने हो? 2, सराउंडिंग एटम कितने हो? ऑड नंबर की जगह आपकी बार इवन नंबर। सेंट्रल एटम कितने हो? 2, सराउंडिंग एटम किसमें हो? इवन नंबर। अभी इवन नंबर की बात करें तो यहां पर आपका लिंकेज आएगी XX। ये कब आएगी? व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट इन रेंज। और ये कब आएगा? जब ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज। ठीक है, क्लियर? नोट करो इसको। हो गया? तो अगर आप इसकी इस मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज में अगर आएंगे, तो आप देखो कैसे निकालेंगे कि XX आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया उसने कि H2
H2O6 है ना, और एक मॉलिक्यूल उसने यहाँ पर आपको दे दिया सल्फर का H2S2O8 है ना। अब आपको कहा इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो दिमाग लगाते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट, कितना आ रहा है। तो निकालने का तरीका बताया था मैंने, 2x 6 -2 0, तो 2 + 2x बराबर 12, तो 2x बराबर कितना आया, बोलो। इधर से इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो x बराबर कितना आएगा +5। तो रेंज में आ रहा है कि आउट ऑफ रेंज है। +6 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज। अगर नहीं पता, मैं भूल गया तो मैं बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज, इसका एक फॉर्मूला होता है n-8 to n, जहां n बराबर होता था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखो कौन था, सल्फर। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होते हैं, -2, मतलब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो वहां 6 पुट करोगे तो क्या आएगा, -2 से +6, कितना आएगा जल्दी बताओ, -2 से +6, -2 से +6, बोलो, -2 से +6। तो यहां इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +5, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहां पे। तो इसका स्ट्रक्चर अब ऐसा आएगा, XS मतलब लिंकेज ऐसी। सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ 2 आएंगे, एक इधर 2, एक इधर 2, फिर इसके बाद कितने बचे, ऑक्सीजन, ये आएगा 6 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6, सिंपल है। उस तरफ आओ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 2 + 2x 8 - 2 बराबर 0, तो कितना हुआ ये, 2x 16, तो 2x 14, तो x 7। रेंज है कि आउट ऑफ रेंज है, आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज होती तो लिंकेज कैसी आती है, XX, यानी कि SOS। इस लिंकेज, जब OO एक साथ होते हैं तो इस लिंकेज का एक नाम होता है परॉक्सी लिंकेज। तो आपको एक नया की पॉइंट मिल गया, किसी भी एसिड की स्ट्रक्चर देके आपसे मतलब किसी भी एसिड का फॉर्मूला देके पूछ ले किस एसिड में परॉक्सी लिंकेज है, बताओ, बहुत आसान है। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गई तो कंफर्म है परॉक्सी लिंकेज है, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। दोबारा बोलना, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गई तो कंफर्म है, आउट ऑफ रेंज आ गई तो कंफर्म है भाई कि लिंकेज आएगी परॉक्सी, ये परॉक्सी लिंकेज होती है। अब यहां पर आपके 2 हाइड्रोजन है तो 2 बेसिसिटी होगी, सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड, ये सिमेट्री शुड बी प्रिफर्ड। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स बनानी होगी ऑक्सी एसिड्स की। देखो आप कितने सारे ऑक्सी एसिड बना दिए हमने बातों ही बातों में, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। क्लियर। अब
साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है? क्या बोला? साइक्लिक। जैसे मान लो साइक्लिक छोड़ो अभी, ये बताओ सिंपल है, चलो Cl2O6 बताओ, तब तो बना लोगे। Cl 6 है तो इधर 3, इधर 3, ये बन गए। ठीक है, और देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। साइक्लिक की जो टिप्स है वो ये है कि अगर सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए? मोर देन 2। और सराउंडिंग एटम क्या होना चाहिए? सराउंडिंग एटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। जैसे मैं आपसे अगर सवाल करूं कि C3 N3 और Cl3 क्या ये साइक्लिक बनेगा, तो यहां पर आपको टिप्स देखनी है। सेंट्रल एटम मोर देन 2 होना चाहिए, सेंट्रल एटम यहां पर कार्बन है, मोर देन 2 है। सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो होना चाहिए वो या तो ज्यादा होना चाहिए सेंट्रल एटम से, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम ज्यादा होना चाहिए सेंट्रल एटम से, या नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के बराबर होना चाहिए। तो यहां बराबर दिख रहा है तो ये साइक्लिक बनेगा कंफर्म। ठीक है, साइक्लिक बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई एटम डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, तो उसे अल्टरनेट पोजीशन पर लाना है। जैसे आपको नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे, सल्फर है, ये सारे के सारे मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे आप ये देखो, आप ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है। तो क्या यहाँ पर नाइट्रोजन है जो मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ, तो इसका मतलब उसको कहाँ लाना पड़ेगा? आपको अल्टरनेट पोजीशन पर लाना पड़ेगा रिंग में। ये ऐसे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आएगा? ये मेन सेंट्रल एटम है हमारा, तो मेन सेंट्रल एटम को पहले सेटिस्फाई करना है। तो अब यहां पर 3 Cl बचे थे, तो 3 Cl यहां मेन सेंट्रल एटम पर जोड़ देंगे। तो यहां मेन सेंट्रल एटम पर 3 Cl जोड़ दिए। आया ना? क्लियर? अब अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं एटम, यानी अब ये सारे एटम जोड़ दिए और ये 3 बना रहा है और ये भी 2 बना रहा है, जबकि ये 4 बना सकता है और ये 3 बना सकता है, तो इसका मतलब ये आपस में इनके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे अल्टरनेट पोजीशन पर, ताकि एरोमेटिक बिहेवियर आ जाए। ये अल्टरनेट पर ही जुड़ेंगे क्योंकि एरोमेटिक नेचर आने से स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। एरोमेटिक नेचर आने से स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया सबको? अगला देखो, अगर मैं यहां पर C3 N3 और N3 3- का होल थ्राइस कर देता, इसका नाम होता है साइन्यूरिक ट्राइक्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा साइन्यूरिक ट्राइएजाइड। ठीक है, अब इसको बनाओ। तो आपको सबको पता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अल्टरनेट पोजीशन पर लाओ, ये अल्टरनेट पर आ गया, आया नहीं आया अल्टरनेट पर? अब अल्टरनेट पर आने के बाद एजाइड को जोड़ना था। तो एजाइड आयन आपको पहले से पता था, याद करो कि N3 को एस से बनाते थे और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ये वाली होती थी। ये अब फिर वही रिंग आ जाएगी। नोट करो इसको फटाफट।
बना लिया। अगला देखो, वापस से वही C3 N3 और NH2 होल 3। इसका एक नाम होता है सायन्यूरिक ट्राई अमाइन। ऑर्गेनिक में नाम भी पड़ा होगा इसका, मेलामाइन। अब मेलामाइन में वापस ही आएगा C N C N C N, यहाँ क्या जुड़ जाएगा NH2 NH2 NH2। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर। तो एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा, एक घेरा और एक घेरा। ठीक है। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर बचता है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर 6। ये जेई एडवांस में आया था इंटीजर सवाल। किस में आया था जल्दी बताओ? ये जेई एडवांस में आया था इंटीजर सवाल। किस में आया था ये? जेई एडवांस का इंटीजर सवाल। अगला बताओ। आपको याद है कल डाइपोल मोमेंट पढ़ाते समय मैंने आपको बताई थी स्ट्रक्चर N3 इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोराजाइन, अब बताओ इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम बोरोन है, नाइट्रोजन अल्टरनेट पर आएगा कि नहीं आएगा? ये आ गया। अब H बचा, ये H यहाँ बचा। अब एक और 3 H और बच गए, 3 H और बन गए तो इसी पे जुड़ेंगे आगे। सब सेटिस्फाइड है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और बॉन्ड बन सकता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। ये बैक बॉन्डिंग कहलाता है, जो अगले साल पढ़ेंगे अपन। अभी बस इसको समझो कि यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर एक्स्ट्रा है, बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है अभी, तो इसका मतलब ये अपना लोन पेयर इसको दे सकता है। ठीक है, तो ये दे दिया इसने, और इसके बारे में मैंने सारी बातें बता दी थी। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स बनानी सीखनी है, तो इसकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको आगे इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें, इसको अच्छे से रख लें माइंड में, ताकि जब मैं इससे आगे इसकी जो मैंने कहा था ना एक्सक्लूडिंग वाली स्ट्रक्चर्स है वो बताऊंगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।